कोई भी एक्टिव डिजीज़, मसलन बच्चे को बुखार है, हम देखते हैं बुखार की सूरत में भी लोगों ने उनको ताकत के शरबत या दवाइयाँ दी होती है, तो क्या एक्टिव डिजीज़ के अंदर ताकत की दवाइयाँ दी जा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। एक्टिव डिजीजेस जो हैं उसमें कुछ विटामिन का तो रोल है, मगर कुछ विटामिन है जो आपने नहीं देनी। ठीक है। और जिस तरह अभी हम आयरन की बात कर रहे थे, आयरन तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बल्कि जब डिजीज ठीक हो जाए उसके 10 डेज के बाद आपने आयरन स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों के अंदर देयर आर स्पेसिफिक साइंस। अगर आप मैं दो तरह से न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो अक्सर आपके आते हैं जिसके अंदर हयातियात आ जाती हैं, प्रोटीन्स आते हैं, चिकनाई आ जाती है, फैट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा नशास्ते आ जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये हो गया मैक्रोस। ठीक है। ये आपका आना है स्टेपल फूड से। तो ये सारे वहां से आगे, और मिनरल्स के लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ जाना है। ठीक है। सो इसमें और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट सनलाइट से लेते हैं, जिस तरह विटामिन डी है, और उसके नतीजे में विटामिन डी अगर अच्छा हो तो बच्चा डाइटरी कैल्शियम को अपनी बॉडी में असिमिलेट अच्छा कर सकता है। ठीक है। अब अगर आपको इन्फेक्शन के साथ किसी भी विटामिन का कोई भी स्पेसिफिक साइन मिल गया, जो बच्चों में क्वालिफाइड फिजिशियन के लिए ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं होता, तो अगर मिल गया है आप बिल्कुल उसको एम्प अप करें, क्योंकि बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म्स को ऑप्टिमली चलाने के लिए विटामिन्स रिक्वायर्ड हैं, खास तौर पे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है। ठीक है। तो जितनी वायरल इलनेसेस है उसमें तो आपको जरूर देना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स, प्रोवाइडेड अगर उसको डायरिया ना हो। डायरिया के अंदर आप बी कॉम्प्लेक्स जरा अवॉइड करते हैं। जब डायरिया सेटल हो जाए आप उसको कर दीजिए। ठीक है। अगला सबसेट आता है, अगर रिकेट्स है बच्चे को, विटामिन डी डेफिशिएंट है या कैल्शियम डेफिशिएंसी का कोई और साइन उसको आ रहा है, कोई टेटनी आ रही है, कोई और चीज आ रही है, तो उस हवाले से हम फिर कैल्शियम सप्लीमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ विटामिन डी की मेगा डोज अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस डोज दी जा सकती है। ठीक है। तीसरी अहम चीज आ जाती है जिंक। ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और डायरिया के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्टिव डिजीज के अंदर चाहे किसी भी किस्म का डायरिया है, आप जिंक देंगे। बल्कि थोड़ा सा मैं और मजीद वजाहत करता चलूं कि चेस्ट इन्फेक्शंस जो बच्चों के अंदर हैं उसमें भी रीसेंट एविडेंस ये आ रहा है कि अगर आप जिंक देते हैं तो जितनी भी आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग है वो सारी की सारी हेल्दी होती है और बच्चा जल्दी इन्फेक्शन से आउट हो जाता है। तो ये कुछ विटामिन्स हैं। समरी के तौर के ऊपर तमाम विटामिन्स एज पर द बेसिक नीड, चाहे आप लैब से कंफर्म कर लीजिए चाहे आप क्लिनिकली कंफर्म कर लें, आप दे सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आयरन आपने एक्टिव डिजीज में नहीं देना। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट एक सवाल ये आता है कि जब हम आयरन और कैल्शियम लिखते हैं, सम कंडीशन में जो हमारे घरों में दिया जाता है तो वो आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा देते हैं, तो इस पे जो लोगों की राय है, हमारे जो एक्सपर्ट कहते हैं कि कैल्शियम और आयरन को एक ही वक्त में नहीं देना चाहिए। तो इसमें कितनी रियलिटी सर? मेरे ख्याल से कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनके सॉल्ट्स आपस में, ठीक है, आर्टिफिशियली जो मेड होते हैं वो थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ, बायो अवेलेबिलिटी का एक लफ्ज मैं यूज करूंगा उर्फे आम में पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो आपकी बॉडी में कितने परसेंट रहती है उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी डोज, अच्छी मिनिमम इफेक्टिव डोज मैक्सिमम इफेक्ट दे, उसके लिए मील्स के साथ टाइम करना विटामिन्स को इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ विटामिन्स हैं जो इकट्ठे दिए जा सकते हैं, जिस तरह जितने फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं आप इकट्ठे दीजिए। ठीक है। और कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आप इकट्ठे, जिस तरह बी कॉम्प्लेक्स है, B1 से लेके B12 तक आप सारे दे सकते हैं। ठीक है। मगर कुछ ऐसे हैं, कोशिश करें कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल आप जरा सेपरेट कर लें। स्पेसिफिकली जो आपने आयरन और कैल्शियम का पूछा, आयरन का बायो अवेलेबिलिटी या उसकी परसेंटेज बॉडी के अंदर ज्यादा रहने का चांस तब है जब उसको आप ओरल सप्लीमेंट्स को एम्प्टी स्टमक दें। ठीक है, वो खाने से पहले दें। तो देयर आर रिसर्चेस जो कहती है कि बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है। देयर आर सर्टेन रिसर्चेस जो कहते हैं इसको विटामिन सी के साथ दें तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। ठीक है। और देयर आर सर्टेन स्टडीज जो कहती है कि विटामिन के के साथ दे दें तो उसमें भी जरा थोड़ा सा रोल एडिशनल एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है। बट अगर विटामिन के एंड विटामिन सी के साथ आप ना भी दें तो अगर एम्प्टी स्टमक पे दे दें तो जरा मामला अच्छा हो जाता है। ठीक है। नंबर 3 पे जब आप आते हैं, जब कैल्शियम की बात है, तो कैल्शियम को विद मील्स या आपने आफ्टर मील्स देना है। ठीक है। उसमें बेसिक रोल ये है कि ये जरा थोड़ा सा हैवी मेटल है ये, और इसके साथ थोड़ा सा डायरिया आ सकता है। डायरिया में ये कॉन्ट्राइंडिकेटर है, उसमें आप ना दें, डायरिया वर्सन हो सकता है। मगर उसके अलावा आप इसको विद मील्स या आफ्टर मील्स दें तो डायरिया की प्रीपोनेंस जरा कम हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप एक्सपीरियंस बेस्ड हैं और इसमें एविडेंसेस आ रहे हैं, मगर ये है कि
बेहतर यह है कि फैट सॉल्युबल विटामिन इकट्ठे दे दें, बेशक कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस तरह से माँ को कन्वीनियंस है। ठीक है, अब अगर आपने 10 विटामिन लिखे हैं और 10 मुख्तलिफ औकात पे देना है तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो फैट सॉल्युबल को इकट्ठा कर दें, वाटर सॉल्युबल को इकट्ठा कर दें, आयरन आप ऑन एम्प्टी स्टमक दें, और कैल्शियम आप तब दीजिए जब बच्चे को डायरिया ना हो।